नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के आदेश पर अब सियासत छिड़ गई है। केंद्र सरकार के आदेश पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठा दिए हैं। कौन से अहम सवाल है वो भी आपको बताएंगे। मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने को लेकर अब विवाद घमासान और बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, पूछा है कि ये किस तरह का कानून है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया है कि मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाया गया है, केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाया। इसी पर सवाल अब उठाए गए हैं अल्पन बंदोपाध्याय, जिनको दिल्ली तलब किया गया। आपको बता दें कि कल यास तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को आधा घंटा तक इंतजार करना पड़ा था। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, देखिए, कल ही से यह खबर आ रही थी, जब से नाराजगी ममता की सामने, उसी के बाद से लग रहा था कि ये बात तो अब दूर तक जाएगी। शुरुआत हुई थी तल्खियों की चुनाव पहले से, लेकिन चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी टीएमसी की, बावजूद इसके विवाद थमते नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, बिल्कुल। जो विवाद बीजेपी और तृणमूल के बीच में दिख रहा था पूरे चुनाव के दौरान, अब लग रहा है पश्चिम बंगाल सरकार और मोदी सरकार के बीच में वही घमासान जारी रखता हुआ दिख रहा है। और यही कारण है कि कल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो जरूर वो जाके मिली कोलाईकुंडा एयरबेस में, लेकिन जो रिव्यू मीटिंग पश्चिम बंगाल के लिए होला था साइक्लोन यास के चलते, उस रिव्यू मीटिंग में उन्होंने भाग नहीं लिया। उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से ये जताया गया अनऑफिशियली कि ममता बनर्जी उस मीटिंग में नहीं थी और बहुत देर तक प्रधानमंत्री खुद वहां पे मीटिंग के लिए ममता बनर्जी के लिए वेट कर रही थी। और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जब प्रधानमंत्री खुद चॉपर से वहां पे लैंड हुए, तब ममता बनर्जी और जो राज्य के मुख्य सचिव थे वो नहीं आए वहां पे उनको रिसीव करने के लिए, प्रोटोकॉल नहीं माना गया था। और शायद यही कारण है कि रात ढलते ढलते ये चिट्ठी थमा दी गई, क्योंकि आलापन बंदोपाध्याय को 31 मई रिटायर होना है राज्य के मुख्य सचिव के तौर पर। और पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से 3 महीने के एक्सटेंशन उनके लिए मांगा था, जो दिया भी गया था केंद्र सरकार से महज 2 दिन पहले। लेकिन अब चिट्ठी भेज के वो एक्सटेंशन जो है उसको खत्म कर दिया गया है और सीधा सीधा राज्य सरकार को कहा गया है कि आलापन बंदोपाध्याय जो आईएएस ऑफिसर है उनको छोड़ दिया जाए ताकि उनको सेंट्रल डेप्यूटेशन पे लिया जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो खींचतान चल रही है राजनीतिक दोनों ही सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, उससे किस तरह का प्रभाव इस वक्त राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ता हुआ दिख रहा है। और इंद्रजीत, अगर इस पूरे मामले को देखें तो लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी थमेगा। देखिए, सबसे पहली बात, नाराजगी ममता बनर्जी किसको लेकर थी कि शुभेंदु अधिकारी को वहां क्यों बुलाया गया है। उस नाराजगी के बाद ममता नहीं पहुंची। अब दूसरी बात यह कि कांग्रेस इसमें कूद गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून पर भी सवाल उठाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जब आप अभिषेक मनु सिंघवी की जिक्र कर रहे हैं तो ये कहना बहुत लाजमी है कि जो नारदा केस इस वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही है, जिसकी सुनवाई, और कल जिन 3 तृणमूल कांग्रेस नेताओं को बेल मिला है, इंटरिम बेल मिला है, वो केस की सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी तृणमूल इन नेताओं के फेवर में वो सवाल उठा रहे हैं। ये केस वो तृणमूल के लिए लड़ रहे हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा गए हैं तृणमूल के समर्थन के साथ, पश्चिम बंगाल विधानसभा से समर्थन लेके। तो इस वक्त यही कारण है कि अभिषेक मनु सिंघवी इस विषय पर भी जो लीगल एस्पेक्ट है, जो कानूनी हकीकत है, उसको लेके सवाल उठा रहे हैं। इंद्रजीत, नजर बना रखिए। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। इंद्रजीत कुंडू में सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भीषण दौर के बाद देश में संक्रमण की दर, जी हां, कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है। और इसी को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जारी कोरोना कर्फ्यू में ढील की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी दौरान केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर अब सियासत जोरों पर है। विपक्ष, खास तौर पर राहुल गांधी, वैक्सीनेशन की रफ्तार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और इस सब के बीच देश के ग्रामीण इलाकों में दहशत अभी भी बरकरार है। बिहार के कुछ हिस्सों में गांव से पलायन की खबरें लगातार आ रही हैं। ये खबरें हम आपको विस्तार से भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। तो हालात क्या हैं देश में? तो एक तरफ अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दूर दराज के कई गांव, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर
अभी भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और वहीं बड़ी बात देखिए, हम आपको कोरोना के पिछले 24 घंटे के आंकड़े दिखा देते। देखिए, नए मरीज 20,740 है, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। 424 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो कुल मिलाकर एक्टिव केस 2,89,000 के पार है। ये महाराष्ट्र का जिक्र यहां पर हो रहा है। महाराष्ट्र में कितने मामले, और ये पिछले 24 घंटे का जिक्र हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ देश के अन्य राज्यों की भी बात करेंगे। अब दिल्ली में देख लीजिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1141 मरीज और 139 लोगों की जान गई है। इसी तरीके से दूसरी लहर में पहली बार 15,000 से कम मामले दिल्ली में आए, ये राहत की बात है। और इसीलिए कल यानी कि परसों यानी कि सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली का हाल और मुंबई में भी नए मरीज 929 तक। दूसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 से कम मरीज आए और 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अनलॉक की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू होती जा रही है। इस बीच देखिए, तमिलनाडु, वहां का हाल सबसे बुरा है क्योंकि नए मरीज 31,000 से भी ज्यादा, 486 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार तादाद बढ़ती जा रही मरीजों की, क्योंकि कोरोना कहर की दूसरी जो लहर है उसका सबसे ज्यादा असर वहां पर है। और यहां पर फिलहाल अनलॉक को लेकर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया जा रहा। इसी तरीके से केरल में थोड़ी राहत जरूर मिली है क्योंकि 22,000 से ज्यादा मामले, हालांकि ये भी आंकड़ा काफी ज्यादा है, लेकिन 194 लोगों की जान गई है। इस बीच अगर पूरे देश की बात करें तो ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वो आंकड़ा भी दिखाएंगे। यूपी का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि यूपी में भी धीरे धीरे यानी कि 1 जून से कहा जा रहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए ही कयास लगाया जा रहा है। 2402 मामले, 159 लोगों की जान गई। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी क्योंकि धीरे धीरे इसको लेकर आज विचार होगा। तो कोई भी खबर इसको लेकर आ सकती है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी है। वो अनलॉक की प्रक्रिया किस तरीके से होगी ये भी आपको बताएंगे। तो अब बिहार की बात कर लेते हैं। बेशक कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ गई, लेकिन अभी खौफ गया नहीं है। हम आप बात कर रहे हैं वैशाली जिले की। वहां के एक गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए, सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट। मंसूरपुर गांव में पलायन की बड़ी पड़ताल। 17 मौत और गांव छोड़कर चले गए लोग। सिस्टम पर सीधा दोष, चपेट में निर्दोष। इस गांव के घरों में लटकते तालों के पीछे का सच आपको अंदर तक झकझोर देगा। इस गांव में बीते 30 दिनों में कोरोना संक्रमण से 17 मौतें हुई। यकीन मानिए, बिहार के वैशाली जिले के मंसूरपुर गांव का दर्द रुला देने वाला है। कोरोना के खौफ ने इस गांव के लोगों को एक दूसरे के लिए अछूत बना दिया। महामारी की मार में न तो सरकार ने अपना राजधर्म निभाया और न ही पड़ोस में रहने वालों ने इंसानियत का धर्म निभाया। मुश्किल घड़ी में बेसहारा और असहाय लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। हम मौजूद हैं मंसूरपुर गांव में। मंसूरपुर गांव आमतौर पर तो एक कोरोना प्रभावित गांव है जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में एक ऐसा घर है जो लोगों से दूर होने की वजह से, आप यूं कहें यहां से पलायन कर गए लोग, इस परिवार के लोग। ये मोहम्मद मंसूर का मकान है, आप देखिए ताला लगा हुआ है। और इस परिवार में 10 सदस्य थे जिसमें 2 की मौत कोरोना से हुई। लेकिन आस पड़ोस में लोगों का सहयोग ना मिलने की वजह से, यहाँ तक कि राशन ना मिलना, इसकी वजह से ये लोग गांव छोड़कर चले गए। गुजरात में काम करने वाले कुद्दुस आलम की पत्नी गुलनाज बेगम की मौत कोरोना से हो गई। कुद्दुस आलम गुजरात में थे तब उन्हें पता चला कि पत्नी की तबीयत खराब है। वो भागे भागे आए और पत्नी को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और यहाँ आने के बाद जो हमसे समझ में आया वो हमने ट्रीटमेंट प्राइवेट में भी किए, सरकारी में ले गए, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। तो फिर प्राइवेट में हमने सर ट्रीटमेंट किए और ट्रीटमेंट किए, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए हमको कोई उसका फायदा नहीं मिला। वहीं 32 साल के साजिद की भी मौत इसी महामारी में हो गई। साजिद की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। साजिद के भाई जाहिद का कहना था कि उनका टेस्ट भी नहीं हुआ, लेकिन सारे लक्षण कोरोना के ही थे। तो बताया कि आपको एकदम टाइफाइड क्लियर था, बुखार छूट ही नहीं रहा था, उसी कारण तो कोरोना का टेस्ट नहीं करा। लक्षण सब वही था। सब लक्षण वही था, हम तो आपको कह रहे हैं।
इसी तरह मोहम्मद रफाकत हुसैन का कहना है कि उनके भाई अताउल्ला अंसारी की मौत भी कोरोना से हुई। यहाँ एक दो नहीं कई मौतें हुई, जो सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत। सांस के सबको प्रॉब्लम था सांस लेने में, कि सांस लेने में भी छोड़ने में भी दिक्कत होती थी। और हम लोग बहुत प्रयास किए कि ऑक्सीजन वगैरह का भी सुविधा हम लोग को मिले, प्राइवेट से भी ये नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सारी मौतें हुई हैं। गांव में मौत का तांडव जारी रहा, लेकिन वैशाली प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मंसूरपुर गांव के मुखिया मुजाहिद अनवर मौत के पीछे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के नेताओं को कसूरवार मानते हैं। मैंने अपने प्रतिनिधि तेजस्वी यादव को फोन किया, लेकिन फोन पर उन्होंने बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपने बीडीओ को फोन किया, अपने चिकित्सा पदाधिकारी विद्युपुर को फोन किया, कोई लोग यहाँ के रिस्पांस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने यहाँ भी ये भी कहा कि भाई हो सकता है ये पूरा पंचायत 6 गांव का पंचायत हमारा है, कम से कम मंसूरपुर में बहुत ज्यादा मौत हो रही है, यहाँ ब्रिकेटिंग करवा दें, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लोगों का आना जाना बंद करवा दें, सैनिटाइजर करवाएं, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी सूझबूझ लेने के लिए तैयार नहीं है। मुजाहिद अनवर का आरोप है कि मंसूरपुर गांव तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के अंतर्गत आता है, लेकिन गांव में मौत होती रही और उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसे आप मंसूरपुर गांव की बदनसीबी नहीं तो और क्या कहेंगे। सरकार सिस्टम आंख और कान बंद करके बैठा है और जिस विपक्ष पर आम जनता की पीड़ा प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, वो भी महामारी में सियासत चमकाने में लगे रहे। कोरोना में मौत का मंजर तो सबने देखा, लेकिन कोरोना की मौत और उससे उठे खौफ की वजह से पलायन करने का मंजर वैशाली के इस मंसूरपुर गांव में आपको दिखाई देगा। इस गांव में 17 मौतें हुई हैं, जिसकी वजह से खौफ का आलम आज भी बरकरार है। लेकिन साथ ही इस गांव के लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और न कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने के लिए यहां आया। कैमरामैन नदीम आलम और संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, मंसूरपुर, वैशाली, आज तक। बिहार में कोरोना की दहशत से गांव में लोगों ने पलायन किया, तो राजस्थान में महामारी के मारे लोग अब झोला छाप डॉक्टरों के सहारे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर जिले का तिगरिया गांव, ये गांव आज अपनी किस्मत पर रो रहा है, क्योंकि महामारी की मार में इलाज की कोई सुविधा नहीं है। गांव वालों के लिए सिर्फ एक अस्पताल है, लेकिन उस पर भी ताला है। ये स्थिति है। अगर पूरे 6-7 किलोमीटर का इलाके में 17-18 हजार की आबादी है और एक ही राजकीय आयुर्वेद औषधालय है यहाँ पर। गाँव वालों का कहना है कि इलाज के नाम पर डॉक्टर साहब के पास 2 पैकेट काढ़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो भी देखा जा सकता है कि ताला लगा हुआ है, यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। तो इलाके के लोगों को लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, जबकि इतनी ज्यादा आबादी है गांव की। उसके बावजूद अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे फिर शहर जयपुर या चोमू लेके जाना पड़ता है। गांव में मौत पर मौत हो रही है, लेकिन अब तक तो न गांव में टेस्टिंग हुई और न ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। ऐसे में लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर है। तिगरिया में सरकारी आयुर्वेद अस्पताल बंद मिला, वहां से 500 मीटर की दूरी पर जैसे ही हम आगे बढ़े ये अस्पताल मिला है मुझे, जहां पर देखा जा सकता है कि इलाज चल रहा है। एक महिला पेशेंट हैं जिनका इलाज यहाँ पर इस तरह से दरवाजे में बोतल लटका कर चलाया जा रहा है। इनके साथ है अटेंडेंट। क्या हुआ है इनको? बुखार हो रही। बुखार है। बुखार के लिए यहीं लाए हैं और कोई अस्पताल नहीं है? नहीं, यहाँ पे बेस्ट है। और कोई जांच कराए कोरोना वगैरह की? हाँ? तो जांच कराए? नहीं। ये स्थिति है। बुखार में यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन इस तरह की दुकानों में इलाज चल रहा है। यहाँ भी 2 पेशेंट भर्ती हैं, आप देख सकते हैं। तिगरिया गांव की आबादी 16 से 17 हजार है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम मौत पर पर्दा डालने में लगी है। अभी तक हमारे कोरोना से फिलहाल 1 मौत हुई है और जांचें लगभग अपने पास में लगभग यहाँ पर 6 से 7 पॉजिटिव केस हैं, जिनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं जो 80 से 85-90 साल के हैं, यहाँ पर 17 से 18 मौतें हुई हैं अभी तक।
गांव में अस्पताल नहीं है, मगर दीवार पर शहर के अस्पतालों के इश्तिहार हर जगह दिखाई दे रहे हैं। जहां पर 40 से ज्यादा मौतें कोरोना काल में हुई है, 50 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन सरकारी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। सरकार कह रही है कि गांव-गांव जांच हो रही है, गांव-गांव सर्वे हो रहा है, गांव-गांव वैक्सीनेशन हो रहा है। ये कहां हो रहा है? जब जयपुर जिले के गांव में नहीं दिख रहा है तो दूर दराज के गांव में क्या स्थिति होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बिहार राजस्थान का हाल हमने आपको दिखा। अब आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहां के मानसा इलाके में ख्याला कला गांव की तस्वीर देखिए जरा। इस गांव में 54 कोरोना पॉजिटिव केस इस समय मौजूद हैं। दर्जन के करीब मौत हुई है और पूरे गांव को कहीं ना कहीं सील कर दिया गया है। एक तरफ पंजाब पुलिस के जवानों ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, तो दूसरी तरफ गांव के लोग भी ठीकरी पहरा दे रहे हैं और जहां पर पुलिस खड़ी होती है वहां पर गांव के स्थानीय लोग होते हैं और ये लोग बताते हैं कि गांव में कौन बाहर से आ रहा है, कौन गांव के लोग हैं। आपका नाम क्या है जी? आपका मिठा सिंह जी। मिठा सिंह जी, आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आप पुलिस के दर्शन के लिए बैठे जी, पुलिस को बताने के लिए कि कोई बाहर का आदमी आता है तो आप बताते हैं? हाँ जी। और कोई पॉजिटिव गांव का आदमी बाहर जाता है गांव से तो वो भी बताते हैं जी। तो ये कितने मौत हो चुके हैं इस गांव में पिछले दिनों में? इस गांव में 10-12 लोग मौत हो चुकी है और जो है 54-55 के करीब लोग पॉजिटिव है। हाँ। कोरोना की लहर जैसे ही शहरों से पंजाब के गांवों में आई तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा और पॉजिटिविटी रेट भी एकाएक बढ़ने लगी। लिहाजा गांव वाले कहीं ना कहीं सावधान हुए और आलम यह है कि जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है, गांव की गलियां कहीं ना कहीं वीरान हो गई हैं और जहां पर भी गांव में नजर दौड़ाते हैं सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। ख्याला कला गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर भोपाल गांव में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। भोपाल गांव के 65 वर्षीय दर्शन सिंह की देखते ही देखते कोरोना से मौत हो गई। 17 मई को कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन सरकारी अस्पताल में दाखिला नहीं मिला। घर वालों ने किसी तरह बठिंडा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 2 लाख खर्च करने के बावजूद जिंदा नहीं बचाया जा सका। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। आपको लगता है कि अगर शुरू में बड़े हॉस्पिटल में जाते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना? हाँ जी, सानू देखना ना पैंदा जी दिन अज। क्या कमी रही आपको? कमी तो जी हुण ओही गल जो दोनों छड्ड के वग गए, खता बहुत हो गया सानू, करिए की फिर। इलाज की सुविधाओं के अभाव में इस गांव के कई लोगों ने दम तोड़ दिया। यही वजह है कि गांव के लोगों ने खौफ के चलते खुद को घरों में कैद कर लिया। डर यह है कि घर से बाहर कदम रखा और कोरोना से संक्रमित हो गए तो मृत्यु निश्चित है। हालांकि गांव के सरपंच हरबंस सिंह भी बताते हैं कि मामले ज्यादा हैं। ये भोपाल गांव है, मानसा जिले का। सरपंच हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, क्या हालात है गांव के अभी? हालात तो बहुत ठीक है जी। वैसे साढ़े केस आ गए थे 20-25। एक गांव में 20-25 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो आ गए सी। उन्होंने आपदे घर दे रहने का प्रबंध किया होया, वो आप आपदे घरां 'च बैठे ने, बाहर नहीं निकलते। बाकी सारे जिहड़े नगर दे बंदे ने उन्होंने कहा होया भाई मास्क तो बगैर
एक और यास के बाद आई बारिश सिस्टम की पोल खोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। प्यास बुझाने के लिए लोग मीलों का सफर तय करने को मजबूर और कोई सुध लेने वाला नहीं है। पानी को तरसते हैं ये लोग, पानी को तड़पते हैं ये लोग, पानी के लिए मरते हैं ये लोग। आइए मरुस्थल में दरकी हुई धरती, तपता हुआ आकाश और सूखे हुए नलकूपों के बीच पानी की एक एक बूंद की आस में बैठे लोगों की जिंदगी का सूखा दिखाते हैं। पानी के कितने चेहरे रे, पानी को तरसते। आइए दिखाते हैं कि कागजों पर समृद्ध बीकानेर के डूंगरगढ़ के धीर धेसर चैटियान गांव में कैसे प्यासी है धरती, प्यासे हैं लोग, सूखे हैं नल, सूखे हैं कुओं के तल, सूखे हैं लोगों के एक एक पल। आइए। जल ही जीवन है। जरा सोचिए, महामारी के बीच किस तरह से अगर आपको पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाए, खासतौर उन कोरोना पीड़ितों के लिए जो गांव में इस बीमारी से जूझ रहे हैं। दिरदेसर चौटानिया गांव का हाल भी यही है, जहां पानी 700 फीट तक पहुंच गया है और आलम यह है कि जो पानी के स्रोत है वो सब खराब पड़े हैं। यहाँ गांव वाले हैं हमारे साथ और वो खुद बयां करेंगे अपना दर्द, क्योंकि महामारी के साथ साथ पानी की किल्लत दोहरी मार। सरपंच साहब, पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। एक ट्यूबवेल तो हमारा बंद पड़ा है 3 महीने से, उसका हमने प्रशासन को लिख के दे दिया है। प्रशासन हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहा है। एक 20 दिन से कल ट्यूबवेल चालू करवाया है, एक बंद पड़ा है हमारा, इसलिए पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। और लगातार पीड़ित भी है, बीमारियां भी हैं और पानी नहीं है। बीमारियां भी है। पानी की समस्या को लेकर अगर किसी अधिकारी के पास हम जाए तो वो इस कोरोना की आड़ में सुनाई नहीं कर रहे। जैसे दरकी है डूंगरगढ़ की भूमि, वैसे ही दरके हैं इन लोगों के दिल। जैसे तपती है ये मरुभूमि, बिल्कुल वैसे ही तप रहे हैं बगैर पानी से यहाँ के लोग। घर में पानी नहीं है, लेकिन राजस्थान की सरकार के मातहत कहते हैं कि अभी लॉकडाउन है, तब तक प्यास को काबू में रखो। मत कहो कि पानी नहीं है, मत कहो कि प्यासे हो। पोखर, कुएं और नल सूखे हैं, ये भी मत कहो। आलम यह है कि यहाँ पे गांव वाले अपने गांव का घर छोड़ छोड़ के अब खेतों में रह रहे हैं कि कहीं खेतों में जो है अपनी डिग्गी खोद के वहाँ पे पानी से गुजर बसर हो जाए। आइए चलते हैं गांव के भीतर और देखते हैं कि कैसे घर की रसोई से लेके अपने आंगन तक बिना पानी के कैसे सूखा पड़ा है इस गांव में। पानी लूटते चेहरे, पानी की आस में गांव वाले एक सूखे कुएं के पास कुछ यूं ताक कर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि कब पानी का टैंकर आएगा। दीदी, कितनी समस्या है पानी की? पानी की बहुत समस्या है। पानी पीने के लिए नहीं है, कुआं खराब हो गया, 5-7 दिन होने लग गया। थोड़ा बहुत जारी हुए तो इनमें कोई पानी आवे कौन नहीं, सफाई एकदम खराब है। इन महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, बच्चियों का दर्द एक जैसा है। कैसे भी करके कोई पानी दिला दे। पूछिए कैसी तकलीफ होती होगी उस बुजुर्ग को जो अपने बच्चों को प्यासा देखता है, आंखें भर आती हैं, मगर मटका खाली रह जाता है। बच्चे पानी का इंतजार करते हैं, खाली डब्बा बजाते हैं। पानी मिला तो खुश, नहीं मिला तो मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। कितनी बारी पानी भरने आना पड़ता है तुमको? रोज दिन 1 घंटे तक मिलता है पानी। जरूरत यह है कि गांव-गांव में स्वच्छ और साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाए, मगर आज हर एक गांव पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज है। कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे के साथ मौसमी सिंह, डूंगरगढ़, आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे सुस्त पड़ती जा रही है। 24 घंटे की बात करें तो ज्यादातर राज्यों में नए मामलों में कमी देखी गई है। हम आपको दिखाते हैं देश भर में कोरोना की ऑल इंडिया रिपोर्ट क्या है। आखिर किस राज्य में लॉकडाउन से लोगों को राहत मिलने वाली है, किस राज्य में कोरोना का ग्राफ फ्लैट हो गया है और किस राज्य में अभी फिलहाल अलर्ट रहने की जरूरत है।
पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की ऑल इंडिया रिपोर्ट के आंकड़े महामारी के घटते प्रकोप का संकेत हैं। जिन राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण की सुनामी आई, अब उन राज्यों में राहत की खबर आई है। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों का कोरोना ग्राफ दिखाते हैं, यानी पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 20,740 नए मामले सामने आए, 424 मरीजों की मृत्यु हुई, 31,671 ठीक हुए। दूसरी लहर में पहली बार मुंबई में 1,000 से कम नए केस सामने आए। मुंबई में 929 नए केस और 30 की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल था, लेकिन अब धीरे धीरे महामारी की मार कम हुई है। ठीक ऐसे ही दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। शुक्रवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,141 नए मामले सामने आए, 139 मरीजों की मृत्यु हुई।